यस, तो आज से जो है आप सभी के लिए सीजीएल पावर बूस्टर सीरीज जो है ये स्टार्ट होने जा रहा है। अब क्योंकि सीजीएल में टाइम है नहीं, लास्ट 8 डेज में जो है हम लोग 20 टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे। जिस तरीके से स्टेनो के लिए मैंने वीडियोस बनाए थे, लास्ट 6 डेज में 15 टॉपिक्स बनाए थे रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट्स को हेल्प भी मिला है बहुत सारे। तो अब सीजीएल का टाइम आ गया है, अब सीजीएल वाला माहौल बनाना पड़ेगा, इसीलिए सीजीएल के लिए 20 टॉपिक्स का रिवीजन होगा आपके एग्जाम से पहले। ओके, पूरा कोशिश रहेगा आप लोगों का, अगर फुल सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली हम लोग 20 टॉपिक्स का रिवीजन कर लेंगे। और इस सीरीज में हम लोग वैसे पैटर्न पे प्रैक्टिस करेंगे जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि उम्मीद है, क्योंकि 25 क्वेश्चंस आते हैं सीजीएल में, तो ये तो मान के चलिए कि 25 क्वेश्चंस में से जो है कम से कम जो है आपके 10 क्वेश्चंस होंगे स्टेटमेंट बेस्ड और 15 क्वेश्चन होगा जैसे नॉर्मल एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए जितने भी ये 20 टॉपिक्स पे वीडियो आपका बनेगा वो उसमें भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड साथ में एमसीक्यू इस टाइप से क्वेश्चन आपको रहेंगे, ताकि आपका दोनों का प्रैक्टिस रहे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 1 से, और ये रहेगा बजट 2025। बजट 2025 से जो है क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और देखिए, स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ है उसमें जिन जिन टॉपिक्स को एडिक्विटी ने टच किया है, साथ में जो है फेज 13 का एग्जाम हुआ है उसमें जिस जिस टॉपिक्स को उसने टच किया है, उनको देखते हुए जो है इस सीरीज में पूरा टॉपिक्स का रिवीजन आपको कराया जाएगा। ओके, तो बहुत ही उम्मीद के साथ जो है ये रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया गया है। आप देख सकते हैं टारगेट जो है 13 अगस्त का है, और 35 आउट ऑफ 50 जो है ये मेरा स्कोर का टारगेट है कि आप लोगों को इस स्कोर तक पहुंचाना है। इसके लिए चाहे जितना जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे उस पैटर्न पे आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो न्यू वेंडर पैटर्न पे जो है ये सीरीज आपका रहेगा। तो आप रेडी हैं? तो ये जो 8 डेज है आपके लिए, ये रिवीजन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए आपको पूरी वीडियोस को अच्छे तरीके से देना है, अपना पूरा अच्छा रिस्पांस देना है। तो चलिए हम लोग टॉपिक 1 से स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक 1 जो है हमारा है बजट 2025, और इससे रिलेटेड आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक साथ रिवीजन हो जाएगा। और इसके बाहर से तो डेफिनेटली नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज को यहाँ पर कवर किया है। चलिए, तो स्टेटमेंट बेस्ड और एमसीक्यू दोनों का आपको मिक्स्ड मिलने वाला है इस सीरीज में। तो पहला क्वेश्चन ही आपका स्टेटमेंट बेस्ड है। अब यूनियन बजट जिसका नहीं पढ़ा हुआ है उनका भी रिवीजन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, और फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो है आप आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनियन बजट 2025-26। इसके बारे में आपको जो है कंसीडर करना है। पहला स्टेटमेंट है कि इट वाज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 1 फरवरी 2025। इट वाज सबमिटेड बाय द 18th फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द बजट वाज प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द 18th लोकसभा अंडर द 3rd मोदी मिनिस्ट्री। अब देखिए, इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो आप कहेंगे पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ दिया हुआ है कि जो प्रेजेंट हुआ था पार्लियामेंट में, ये 1 फरवरी को ही हुआ था, बिल्कुल सही है। लेकिन इट वाज सबमिटेड बाय द 18th फाइनेंस मिनिस्टर है, ये गलत है, क्योंकि वो 18th फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण नहीं है। तो यहाँ देखिए कि 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया गया था, यह पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसे निर्मला सीतारमण ने पेश किया जो वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं, लेकिन 18वीं वित्त मंत्री वाली बात जो है वो गलत है। और तीसरा क्या है कि यह बजट 18वीं लोकसभा के समय तृतीय मोदी मंत्रालय के दौरान पेश किया गया था, यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको याद रखना है 1 फरवरी 2025 को पेश हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण थी, लोकसभा 18 था, और मोदी सरकार का यह तीसरा कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनियन बजट 2025-26। पहला स्टेटमेंट क्या है? द टोटल रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड एट 34.96 ट्रिलियन। द टोटल एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड एट 50.65 ट्रिलियन। द फिस्कल डिफिसिट इज टारगेटेड एट 5% ऑफ जीडीपी। अब यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो जिन्होंने पढ़ा है उनको तो मालूम चली गया होगा कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। तो आप कहेंगे पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो
कोसीय घाटा था वो 4.4% ऑफ जीडीपी था, न कि 5%। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है कि द फिस्कल डिफिसिट इज टारगेटेड एट 5% ऑफ जीडीपी, यहाँ पर 4.4% होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि संघीय बजट 2025-26 के अनुसार आय पर पूर्ण कर छूट किस आय सीमा तक लागू है? As per Union Budget 2025-26, complete tax rebate on income is applicable up to which income limit? ये कितना तक है? तो राइट आंसर क्या होगा? 12.75 लाख। बजट में घोषित कर सुधार के तहत जो है 12.75 लाख तक की आय पर पूर्ण कर छूट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन यूनियन बजट 2025-26 व्हाट इज द टारगेटेड डेट टू जीडीपी रेशियो? टारगेटेड डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो कितना है? ओके, ऋण से जीडीपी अनुपात का लक्ष्य क्या है? तो आप क्या कहेंगे? 56.1% ऑफ जीडीपी। बजट दस्तावेज में ऋण अनुपात जो है वो 56.1% बताया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज पर यूनियन बजट 2025-26 इंडियाज जीडीपी इज प्रोजेक्टेड एट अप्रोक्सीमेटली। तो भारत का जीडीपी अनुमानित है कितना ट्रिलियन है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा 4.271 ट्रिलियन। 4.271 ट्रिलियन है। तो बजट के अनुसार 2025-26 के लिए जीडीपी का अनुमान जो है 4.271 ट्रिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनियन बजट 2025-26। अब आपको यहां पर 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया, यह वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए था, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण वर्ष बजट था। ठीक है, तो यहां पर क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? तो देखकर तो लग रहा है कि तीनों स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट है, बिल्कुल सही है कि यह बजट जो है 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेश किया था। यह वित्त वर्ष 2025-26 का बजट था और यह प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट था, यानी 5 साल जो है 5 साल के पूरे साल के लिए बना पहला बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिर आपको कंसीडर करना है स्टेटमेंट को और बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यू टैक्स रेजिम अनाउंस्ड इन बजट 2025-26। नो इनकम टैक्स विल बी लेविड ऑन इनकम्स अप टू 12 लाख। ओके, नेक्स्ट है इनकम above 12 lakh will be taxed according to the new tax slab. The old tax regime rate have also been changed. यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ने के बाद आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा जो है वो करेक्ट है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है कि 12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा, 12 लाख के ऊपर की आय पर नए टैक्स स्लैब के अनुसार कर लगेगा। ओके, और पुराने कर ढांचे की दरों में भी बदलाव किया गया है। तो यहां आप देखेंगे कि 12 लाख तक की आय जो है वो कर मुक्त है, 12 लाख से ऊपर नया स्लैब लागू होगा, लेकिन पुराने टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो यहां जो दिया हुआ है कि बदलाव किया गया है, तो यहां आपका गलत है। राइट आंसर क्या होगा कि पुराने टैक्स रेट्स में जो है कोई बदलाव नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर नई टीडीएस सीमा क्या है? व्हाट इज द न्यू टीडीएस लिमिट ऑन इंटरेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन? वो कितना है? तो वो है 1 लाख। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टीडीएस सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख जो है वो कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2025-26 के नए प्रावधानों के अनुसार किराए पर वार्षिक टीडीएस की संशोधित सीमा क्या है?
ओके, व्हाट इज द रिवाइज्ड एनुअल टीडीएस लिमिट ऑन रेंट? ये कितना है? तो आप कहेंगे 6 लाख है। किराए पर वार्षिक टीडीएस की सीमा जो है वो 2.40 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट है बजट 2025-26 के अनुसार राष्ट्रीय बचत योजना से निकासी किस तारीख के बाद की गई हो तो सरकार से मुक्त होगी, तो कर से मुक्त होगी। Withdrawals from the National Saving Scheme made on or after which date will be exempt from tax as per budget 2025-26? तो ये है 29 अगस्त 2024। 29 अगस्त 2024 या उसके बाद की गई निकासी पर कर से छूट मिलेगी। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में जो है अद्यतन आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा कितने से कितने वर्ष कर दी गई है? The time limit to file updated income tax return has been increased from, ये कितने से कितने कर दी गई है? तो आप कहेंगे 2 से 4, 2 years to 4 years। तो अपडेटेड आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा जो है 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द न्यू इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस्ड इन बजट 2025-26 एम्स टू, बजट 2025-26 में पेश किया गया नया आयकर विधेयक किस उद्देश्य से है? किस उद्देश्य से है? कर दरें बढ़ाना, पुराने ढांचे की दरें घटाना, कर ढांचा सरल करना और अनुपालन बोझ कम करना, आयकर समाप्त करना। तो आप कहेंगे सिंप्लीफाई टैक्स रिजिम एंड रिड्यूस कॉम्प्लायंस बर्डन। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर कंसीडर करना है आपको स्टेटमेंट। बजट 2025-26 में घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इट एम्स टू डेवलप एग्री डिस्ट्रिक्ट, इट विल कवर 100 डिस्ट्रिक्ट्स एंड बेनिफिट 1.7 करोड़ फार्मर्स। इसका उद्देश्य जो है कृषि जिलों का विकास करना और यह 100 जिलों को कवर करेगी और 1.7 करोड़ किसानों को लाभ देगी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है कि बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत अल्पकालिक ऋण किसके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे? किसके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे? तो आप कहेंगे फार्मर्स, फिशर्समैन एंड डेयरी फार्मर्स। ओके, 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए 5 लाख तक का अल्पकालिक ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में घोषित दलहनों में आत्मनिर्भरता विकसित करने के 6 वर्षीय मिशन का फोकस जो है वो किन पर है? किन पर है? The 6-year mission for developing self-reliance in pulses announced in budget 2025-26 will focus on, तो ये है तूर पे, उड़द पे और किस पे? मंसूर पे। ओके, तूर, उड़द और मसूर। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य सुधार करना था। बजट 2025-26 में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य सुधार करना था किसका? तो आप कहेंगे मखाना प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां भी आप कंसीडर कीजिए फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला है कि 20,000 करोड़ हैज बीन अलॉटेड फॉर द इनिशिएटिव, इट इज इंटायरली गवर्नमेंट ड्राइवन। तो इस पहल के लिए 20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, यह पूरी तरह से सरकारी पहल है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इनिशिएटिव इन बजट 2025-26। तो देखिए यहां पर पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इट इज इंटायरली गवर्नमेंट ड्राइवन, ये गलत है, क्योंकि जो है यह पहल जो है वो निजी क्षेत्र द्वारा संचालित होगी, न कि केवल सरकार द्वारा। ओके, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन बजट 2025-26 द पीएम रिसर्च फेलोशिप विल प्रोवाइड फेलोशिप्स फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन डैश।
तो बजट 2025-26 में पीएम रिसर्च फेलोशिप तकनीकी अनुसंधान के लिए फेलोशिप प्रदान करेगी किसको? तो आप क्या कहेंगे? तो आपको याद रखना है कि आईआईटी एंड आईआईएस, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। तो यह योजना जो है वो आईआईटीएस और आईआईएस में तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप प्रदान करेगी, 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेकेंड जेन बैंक फॉर क्रॉप्स जम्प प्लाज्म एज अनाउंस्ड इन बजट 2025-26 विल हाउस हाउ मेनी जम्प प्लाज्म लाइन्स? ओके, तो बजट 2025-26 में घोषित फसलों के जर्म प्लाज्म के दूसरे जीन बैंक में कितनी जर्म प्लाज्म लाइसेंस जो है रखी जाएगी? लाइंस रखी जाएगी। ओके, जर्म प्लाज्म लाइंस रखी जाएगी। कितना होगा ये? तो आप कहेंगे 10 लाख। तो दूसरा जीन बैंक 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइंस रखेगा ताकि भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां भी आपको कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। Consider the following statement regarding incentives for electronic and EVs in budget 2025-26. ओके, तो यहां पर 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है कि exemption will be granted for open sales used in LED and LCD TVs. Looms for textile are included in the exemption list. Capital goods for lithium ion batteries used in EVs will not be exempted. कौन सा स्टेटमेंट जो है यहां पर करेक्ट है रिगार्डिंग इंसेंटिव फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड ईवीएस? तो आप कहेंगे पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो एलसीडी और एलईडी है टीवी में प्रयुक्त ओपन सेल्स पर छूट दी जाएगी, ये बात बिल्कुल सही है। टेक्सटाइल के लिए कर जो है छूट सूची में शामिल है, ये भी सही है। तीसरा जो यहां पर दिया हुआ है कि एलईडी एलसीडी टीवी में प्रयुक्त ईवीएस में प्रयुक्त लिथियम आयन बैटरी में पूंजीगत सामान पर कोई छूट नहीं दी जाएगी, ये बात गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। बजट 2025-26 में एमआरओ को बढ़ावा देने हेतु 10 वर्षीय छूट किन पर लागू होगी? द 10-year exemption under promotion of MRO applies to, ये किस पर अप्लाइज होगी? तो आप कहेंगे शिप बिल्डिंग्स एंड शिप ब्रेकिंग। तो एमआरओ को बढ़ावा देने के लिए शिप बिल्डिंग और शिप ब्रेकिंग में प्रयुक्त सामान पर 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट है कि बजट 2025-26 के अनुसार मरम्मत हेतु आयातित रेलवे सामान के निर्यात की समय सीमा को क्या किया जाएगा? एज पर बजट 2025-26 द टाइम लिमिट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ रेलवे गुड्स इंपोर्टेड फॉर रिपेयर्स हैज बीन। इसको क्या किया जाएगा? तो आप कहेंगे एक्सटेंडेड किया जाएगा। ओके, बढ़ाया गया है। तो एमआरओ प्रावधानों के तहत जो है मरम्मत के बाद रेलवे सामान के निर्यात की समय सीमा जो है वो बढ़ाई गई है। नेक्स्ट है अंडर ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स इन बजट 2025-26 द आईजीसीआर यानी इंपोर्ट जनरल कस्टम रूल्स टाइम लिमिट हैज बीन एक्सटेंडेड टू। ठीक है, तो कितना कर दिया गया है? समय सीमा बढ़ाकर की गई है, तो आप कहेंगे 1 सालों के लिए। आईजीसीआर नियमों के समय सीमा 1 वर्ष कर दी गई है और मासिक की जगह जो है त्रैमासिक रिपोर्टिंग की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन दी न्यू प्रोविजन फॉर वॉलंटरी डिक्लेरेशन अंडर ट्रेड फैसिलिटेशन इन बजट 2025-26 इफ फैक्ट्स आर डिक्लेयर्ड पोस्ट क्लियरेंस एंड ड्यूटी पेमेंट विल बी accompanied बाय डैश। ओके, बजट 2025-26 में व्यापार सुविधा के तहत स्वैच्छिक घोषणा के नए प्रावधान में क्लियरेंस के बाद तथ्य घोषित करने पर शुल्क भुगतान के साथ और क्या करना होगा? हमें इंटरेस्ट देना होगा। ओके, इंटरेस्ट ओनली।
तो नई व्यवस्था में जो है क्लियरेंस के बाद तथ्य घोषित करने पर केवल ब्याज देना होगा, जुर्माना नहीं। पहले जुर्माना भी लगता था, लेकिन अब जुर्माना नहीं दिया जाएगा, केवल इंटरेस्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बजट 2025-26 में किस चमड़े के उत्पाद को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त किया गया है? Which leather product is fully exempted from basic customs duties in budget 2025-26? तो राइट आंसर क्या होगा? वेट ब्लू लेदर होगा। ओके, घरेलू खपत बढ़ाने और निर्यात प्रोत्साहित करने हेतु वेट ब्लू लेदर को सीमा शुल्क से मुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट है कि एज पर न्यू टैक्स रिजिम इन बजट 2025-26 द नील टैक्स रेट स्लैब हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम अप टू 3 लाख टू डैश। ओके, तो बजट 2025-26 के नए कर ढांचे के अनुसार जो है शून्य कर दर की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो आप कहेंगे 4 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि बजट 2025-26 के बाद संशोधित टैक्स स्लैब में 5% कर दर किस आय सीमा के बीच लागू होगी? टैक्स स्लैब में 5% कर दर किस आय सीमा के बीच लागू होगी? तो 4 से 8 लाख। नेक्स्ट है बजट 2025-26 के नए कर ढांचे के अनुसार किस आय सीमा पर 10% कर लगेगा? 10% कर लगेगा किस पे? तो आप कहेंगे 8 से 12 लाख। तो नए स्लैब में 10% कर जो है 8 से 12 लाख आय पर लगेगा। संशोधित टैक्स स्लैब में 15% कर दर अब किस आय सीमा के बीच लागू होगी? किस सीमा के बीच ये लागू होगी? तो 12 से 16 लाख। तो पहले 15% कर 10 से 12 लाख पर लगता था, अब इसे 12 से 16 लाख किया गया है। नेक्स्ट है बजट 2025-26 के संशोधित टैक्स स्लैब में उच्चतम 30% कर दर किस आय से अधिक पर लागू होगी? ओके, तो आप क्या कहेंगे? 24 लाख। तो पहले 30% कर जो है 15 लाख से ऊपर की आय पर लगता था, अब जो है यह 24 लाख से ऊपर पर लगेगा। नेक्स्ट है यहां पर स्टेटमेंट को जो है आपको कंसीडर करना है। तो स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओपनिंग ऑफ द यूनियन बजट 2025-26 स्पीच। ओके, पहला स्टेटमेंट है कि वित्त मंत्री ने भाषण में तेलुगु कवि और नाटककार श्री गुरजाड़ा अप्पा राव का जो है उदाहरण दिया। बजट का जो विषय था वो क्या था? सबका विकास। भाषण में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की समृद्धि और वैश्विक पहचान की यात्रा पर जोर दिया गया। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है कि बजट की शुरुआत में ही जो है तेलुगु कवि जो है गुरजाड़ा अप्पा राव का उदाहरण दिया गया था। थीम जो था वो सबका विकास रखा गया और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की समृद्धि एवं वैश्विक पहचान पर जोर दिया गया। तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में कौन सी योजना कृषि जिलों के विकास पर केंद्रित थी? कृषि जिलों के विकास पर केंद्रित थी, ये कौन सा स्टेटमेंट है? तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में बुनियादी ढांचा विकास के लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को शामिल करने वाला कौन सा मॉडल प्रोत्साहित किया जा रहा है? कौन सा मॉडल? तो आप कहेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ओके, पीपीपी मॉडल। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में घोषित दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन किन दलहनों पर केंद्रित होगा? द आत्मनिर्भर भारत। ओके, आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस मिशन अनाउंस्ड इन बजट 2025-26 विल फोकस ऑन विच पल्सेस? आत्मनिर्भरता मिशन किस पर है? तो आप कहेंगे तूर, उड़द और मसूर। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में कौन सा कार्यक्रम सब्जियों और फलों के क्षेत्र में विकास को लक्ष्य करता है? ये कौन सा है?
कार्यक्रम जो सब्जियों और फलों के क्षेत्र में जो है विकास को लक्ष्य करता है, तो आप कहेंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। बजट 2025-26 में मखाना बोर्ड किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मखाना बोर्ड किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आप कहेंगे बिहार में किया जाएगा। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 में राज्यों को 5 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण किसके लिए है? The 50-year interest-free loans to states in budget 2025-26 are for किसके लिए है? तो आप कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिफॉर्म्स। ओके, पूंजीगत व्यय और सुधार। नेक्स्ट है कि what is the total capital planned to be raised under the asset monetization plan 2025-30? एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025-30 के तहत कुल कितनी पूंजी जुटाने की योजना है? तो ये है 10 लाख करोड़ की। बजट 2025-26 में 2028 तक बढ़ाए गए जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? जल जीवन मिशन का लक्ष्य है कि 100% वाटर कवरेज, 100% जल कवरेज हो, सबको अच्छा पानी मिले। नेक्स्ट है कि under enhanced credit through KCC in budget 2025-26, the maximum loan limit for farmers, fishermen and dairy farmers has been increased to। तो ये जो ऋण सीमा है ये बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 5 लाख कर दिया गया है। बजट 2025-26 में नया यूरिया जो प्लांट है वो किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? अ न्यू यूरिया प्लांट इज प्रपोज्ड टू बी सेट अप इन विच स्टेट? तो आप कहेंगे असम में है। नेक्स्ट है, विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन में किन संशोधनों को शामिल किया जाएगा? द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत विल इन्वॉल्व अमेंडमेंट्स टू। तो किन संशोधनों को शामिल किया जाएगा? तो आप कहेंगे एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। बजट 2025-26 में घोषित समुद्री विकास कोष से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? Which sector will benefit from the Maritime Development Fund announced in budget 2025-26? ये होने वाला है शिपिंग एंड पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में उड़ान योजना के तहत उड़ान योजना के विस्तार का लक्ष्य कितने नए गंतव्यों को जोड़ना है? The Udan scheme expansion in budget 2025-26 aims to connect how many new destination? तो आप कहेंगे 120। Which state will get a new greenfield airport as per budget 2025-26? बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा? किस राज्य में? तो बिहार में बनने वाला है। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 में उल्लेखित पश्चिमी कोसी नहर परियोजना किस क्षेत्र में स्थित होगी? द वेस्टर्न कोसी कैनल प्रोजेक्ट मेंशन्ड इन बजट 2025-26 विल बी लोकेटेड इन विच रीजन? किस रीजन में है? तो आप कहेंगे मिथिलांचल। नेक्स्ट है, माइनिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन बजट 2025-26 प्राइमरीली एम टू। बजट 2025-26 में खनन क्षेत्र सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूव इफिशियंसी। ओके, निवेश आकर्षित करना और दक्षता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी फंड 2 इन बजट 2025-26 हैज बीन एलोकेटेड फॉर। बजट 2025-26 में जो है स्वामी फंड 2 किसके लिए आवंटित किया जाएगा? किसके लिए आवंटित किया गया है? तो एफोर्डेबल हाउसिंग कंप्लीशन के लिए। ओके, किफायती आवास की पूर्ति के लिए। टूरिज्म मेजर्स इन बजट 2025-26 एम्स फॉर। बजट 2025-26 में पर्यटन उपायों का लक्ष्य क्या है? ठीक है, लक्ष्य है एम्प्लॉयमेंट लीड ग्रोथ, रोजगार आधारित विकास। अब ये है कंसीडर करना आपको स्टेटमेंट कि बजट 2025-26 के अनुसार बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
एफडीआई सीमा के संबंध में आपको विचार करना है कि एफडीआई सीमा जो है वो 74% यानी 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी और यह वृद्धि सभी बीमा कंपनियों पर बिना किसी शर्त के लागू होगी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप कहेंगे केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि एफडीआई सीमा 74% से 100% की जाएगी, बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह केवल उन बीमा कंपनियों पर लागू होगी जो पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करेगी। ठीक है, तो यहां जो दिया हुआ है कि यह वृद्धि सभी बीमा कंपनियों पर बिना किसी शर्त के लागू होगी, तो शर्त यही है कि यह उन बीमा कंपनियों पर लागू होगी जो पूरा प्रीमियम जो है भारत में निवेश करेगी। चलिए, तो यहां पर आपका देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बजट 2025 का। आपने पूरी तरीके से कंप्लीट रिवीजन किया है, दोनों टाइप से, स्टेटमेंट बेस्ड भी और वन लाइनर एमसीक्यू वाला जो क्वेश्चन आता है उसके थ्रू। तो मुझे लगता है कि बजट का जितना भी इंपॉर्टेंट चीज था वो इस 50 क्वेश्चंस में पूरा कवर किया गया है। तो दोस्तों, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है और साथ ही ये भी बताना है कि आज का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो कौन सा लगा आपको। अगर आपका 35 प्लस स्कोर आ रहा है इस सेशन में तो आप लिख सकते हैं आई एम एसएससी रेडी, और अगर कम है तो टेंशन मत लो, कल के सेशन में फिर इंप्रूवमेंट करेंगे। तो वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और अगले टॉपिक का नाम जो है आपको कमेंट में सजेस्ट करना है कि कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।